কেনেদৰে এনআৰসি হৈ পৰিল এগৰাকী অধিবক্তাৰ জীৱনৰ অংশ। एनआरसी जो है वो हम लोग की भी जिंदगी का हिस्सा बन। ফুজাইল আহমেদ আয়ুবী কেনেদৰে সংযুক্ত হৈছিল আমছুৰ সৈতে। आमसू उसके अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर के ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी, वैसे तो वो स्टेक होल्डर ऑलरेडी है। অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনআৰসিক লৈ কৰিছিল অকল্পনীয় কষ্ট। वो दिल्ली आए और उसमें इंटरवेंशन करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से, बहुत बुनियाद से उसको मेहनत करके एक चीज़ तैयार करके लाए। অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ কোন কোন দল সংগঠন ভিত্তিবৰ্ষ 71ৰ পক্ষত। सवाल कि क्या 71 हो, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, या 51 हो, ये एक बुनियादी सवाल कोर्ट के सामने है। কি হ'ব এনআৰসিৰ ভৱিষ্যত। নমস্কাৰ, মই শাকিল আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে সংবাদ প্ৰহৰী। অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ জীৱনত প্ৰভাৱিত কৰা এটি বিষয় হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী, যাক আমি সাধাৰণতে এনআৰসি বুলি জানো। এক দীৰ্ঘ সময় অসম আন্দোলন চলাৰ পিছত অসমৰ নাগৰিকত্বৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে সৰ্বশেষত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত আৰম্ভ হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰস্তুতকৰণৰ কাম। কিন্তু 2015 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত যি আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 2013 চনৰ পৰা। কিয়নো 2013 চনৰ পৰাই মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চলি আছিল এটি এনআৰসি সংক্ৰান্তীয় গোচৰ, আৰু সেই গোচৰৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, অৰ্থাৎ যিজন মূল অধিবক্তা, তেখেত আজি মোৰ এই অনুষ্ঠানৰ অতিথি। মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড অনাৰেবল ফুজাইল আহমেদ আয়ুবী, আৰু তেখেতৰ পৰা আজি আমি এনআৰসিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো, এই প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে বা কেনেকৈ এই আজিৰ দিনটোলৈকে পালে বা এনআৰসিৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব, সমগ্ৰ বিষয়টো আজি আমি আলোচনা কৰিম। सर, आपको स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। और जैसे कि हमें पता है कि एनआरसी का जो प्रोसेस असम के लिए हो रहा है, 2013 से ये प्रोसेस शुरू हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और पहले से ही आप इस जो प्रोसेस है इसके साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 10 साल हो गया है इस प्रोसेस के साथ आप जुड़े हुए। तो आज मैं आपके साथ कुछ इसी प्रोसेस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि एनआरसी का जो भी मुद्दा है, अभी तक असम के हर एक जो सिटीज़न है, असम में जो भी रहता है, हर एक जीवन में इसका प्रभाव है। क्योंकि सब लोग जानते हैं एनआरसी को लेकर, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, सब लोग एनआरसी के लिए हियरिंग के लिए गए, और एंटायर प्रोसेस में सब लोगों को पता है कि एनआरसी एक हर एक लोग जो असम का लोग है, सभी के ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, तो ये जो एनआरसी का प्रोसेस है 2013 से जब शुरू हुआ था, इसका शुरुआत जो हुआ था वो कैसे हुआ था सर? शकील साहब, देखिए, एनआरसी जो है वो हम लोग की भी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, क्योंकि पिछले 10 साल में वो हर दूसरे महीने उसकी पेशी होती थी। और इसकी शुरुआत हुई जब मुस्तफ़ा ख़द्दाम, आपके यहाँ के काबिल वकील, और वो दिल्ली आए और उसमें इंटरवेंशन करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से, बहुत बुनियाद से उसको मेहनत करके एक चीज़ तैयार करके लाए, और उस को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी मुलाकात हुई तो हम लोग सरप्राइज़ थे कि किसी ने इतनी रिसर्च और इस पर इतनी कहा जाए एक गहरी सोच और उस पर मेहनत के साथ कुछ एक दस्तावेज़ मसौदा तैयार था। और फिर उसको हम लोग आगे लेकर के बढ़े और उसको पेश किया गया। और फिर थोड़े वक्त में, उस वक्त रिटायर्ड जज थे जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब, जो वकालत में आए थे, उनको हम लोगों ने इसमें शामिल किया। और उनके शामिल होने के बाद से उस पर और तेज़ी आई, और वो जो दरख्वास्त थी हम लोग की, उसमें पार्टी बनने के लिए, इम्प्लीट होने के लिए, जिसका जो आइडिया था वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और आमसू उसके अंदर एक स्टेक होल्डर के तौर के ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी, वैसे तो वो स्टेक होल्डर ऑलरेडी है असम में, और इस प्रोसीडिंग्स में भी वो एक फॉर्मल पार्टी बन गया। उसके बाद एक सिलसिला चलता रहा, और पेशी पे पेशियाँ होती गईं, और उसमें जो कुछ भी
कंट्रीब्यूशन रहा। फिर 2014 में आकर के ये रेफरेंस हुआ जिसमें जस्टिस गोगोई, जस्टिस नारिमन ने ये 13 क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए। वो भी एक दरख्वास्त थी आमसू की तरफ से, और उसके अंदर ये कहा गया था कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, ये एक वो सवाल है जो एक लार्जर बेंच को डिसाइड करना चाहिए कि 2 रुकनी बेंच के बजाय इसको बड़ी पूरी खंडपीठ उसको सुने। और वो एक फिर वो क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हुए, वो क्वेश्चंस बनाए, वो सवालात 13 सवाल बनाए गए और कोर्ट ने बनाए और उनको एक लार्जर बेंच में रेफ़र कर दिया। और वो सवाल बुनियादी ये थे कि अगर पूरे मुल्क के अंदर कट ऑफ 1951 की है तो असम के लिए मुख्तलिफ कट ऑफ क्यों हो? क्या वो संविधान के में चूँकि जो प्रावधान है उसके हिसाब से जब 1951 वो डेट बन रही है कट ऑफ की शहरियत के नागरिकता की बुनियाद पे, तो असम के लिए क्या अलग होनी चाहिए? इस सवाल को उसके अलग अलग पहलू के हिसाब से, क्योंकि वो ये बात कही जा रही थी कि यहाँ के ऊपर जो लोग हैं जिनको ये नागरिकता दी गई है उससे यहाँ का कल्चर के ऊपर एक असर पड़ेगा और जो बराबरी के लोगों के इख्तियारात हैं वो उस पर एक फ़र्क पड़ेगा, और ये यहाँ एसिमिलेट हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, ये तमाम चीज़ें थी उसके साथ से जुड़े पहलू। और वो एक तरह से असम एकॉर्ड वैलिड है या नहीं है जो बुनियादी सवाल बन गया और उसको लार्जर बेंच को रेफ़र हो गया। उसके बाद फिर एनआरसी को किया जाए, इसकी पेशियाँ होती रही। सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट्स थे स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किए थे या दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इशू किए थे, इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स के भी जो थे, वो सब की तस्दीक की कोशिश की गई। कोर्ट ने उन सबको इन्वॉल्व किया और उसकी तस्दीक कराई उन डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद फिर उसके लिए फ़ाइनेंसेस जो चाहिए थे वो फ़ाइनेंसेस का इंतज़ाम किया गया, उसमें पेशियाँ हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कौन कितने, क्योंकि एक बड़ी एक्सरसाइज थी, कई 100 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट था उसके अंदर। वो एक एक्सरसाइज होती रही। वो सब पूरी जब एक्सरसाइज हो गई तब फिर चूँकि एनआरसी उस वक्त तक देश के में बड़ी जिसका कहा जाए कि एक विस्तृत तौर पे और एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे कभी हुई नहीं थी। 1951 में जो हुई थी उससे आसाम के कंटेक्स्ट में हुई थी, जिसको एडमिटेडली कुछ ज़िलों में थी, कुछ ज़िलों में उसके कागज़ नहीं रहे थे। तो वो उसका क्या मॉडल होगा, उसमें क्या सवाल रखे जाएं और उसमें कैसे डिटरमाइन किया जाए कि जो लेगेसी है कि तो उसको 3 पहलुओं में बुनियादी तौर के ऊपर वो 6A के ही कंटेक्स्ट में वो आया। और वो ये था कि 1991 तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग जिन पे रिलाई कर रहे हैं लेगेसी के, फिर 1966 तक, फिर 66 से 71 तक, इस तरह से लोगों को लेगेसी और रेफरेंस के लिए कि वो अपने आप को दिखाएं कि वो कब से यहाँ रह रहे हैं एनआरसी के सिलसिले में कुछ डॉक्यूमेंट्स तय किए गए। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हों उसके ऊपर भी एक इशू हुआ। फिर उन डॉक्यूमेंट्स में जैसे पंचायत सर्टिफिकेट का मामला था और उसमें 48 लाख महिलाएं इन्वॉल्व थीं और वो एक बहुत संगीन वो था और उसमें बड़ी कामयाबी मिली। और उसमें जो आमसू जमीयत और तमाम लोग उसको, और उसमें जो सीनियर्स इन्वॉल्व रहे, कपिल सिब्बल साहब, जनाब सलमान खुर्शीद साहब और इंदिरा जयसिंह और संजय हेगड़े साहब, उन सब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा उन इश्यूज़ को जो एनआरसी के फॉर्मेशन में, एनआरसी के बनने में और एनआरसी को जिस वक्त चल रही थी उस वक्त जो इश्यूज़ आ रहे थे उनके रिजोल्यूशन में, कोर्ट को एक अंजाम तक पहुंचाने में सब ने मदद की। और अल्टीमेटली फिर वी ऑल नो कि पहले एक ड्राफ्ट लिस्ट आई जिसमें 40 लाख लोग तकरीबन बाहर थे 3 करोड़ 30 लाख में से। फिर फाइनल जो ड्राफ्ट लिस्ट आई उसमें 19 लाख, यानी उसका 50% से भी कम हो गया। और तो यानी कि जो एक ज़माने से एक जो बात चल रही थी और वो अलग अलग क्वार्टर से आती थी और उसको सभी जगह गवर्नमेंट में भी और फिर
जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला था सर्बानंद सोनोवाल, उसके अंदर ये कहा गया कि बहुत से लोग बाहर के हैं, लाखों की तादाद में हैं और ये सब बातें हैं, वो सब आकर के कहा जाए कि जो कोर्ट ने प्रोसेस शुरू की 2014 से, वो 18 में आकर के उसको एक फाइनलिटी का एक शक्ल सामने आ गई कि हाँ, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो इस वक्त जो है वो 19 लाख, अगर मैं कहूँ कि वो 19 लाख लोग हैं तो वो भी शायद सही नहीं होगा अभी, क्योंकि वो फिगर और कम होगी, क्योंकि लोगों के पास राइट टू अपील है और उसको डिफरेंट फोरम्स में, और उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो लोग भी प्रॉबेबली माइट। तो अभी तक यानी कि कहा जाए कि 5% या उससे भी कम लोग 1 या 2% रह जाएं शायद, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने में और डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हाई स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क रखा गया उसमें फेल कर गए। तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा पाने में असक्षम होने में की वजह से एलिजिबल हो जाए शायद। ये स्थिति अगर देखी जाए तो हम देश में कहीं भी की जाए तो शायद उसका भी नतीजा ऐसे ही कुछ आएगा, शायद कम आए थोड़ा सा, या शायद हो सकता है ज़्यादा आए, कि लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं रख पा रहे होंगे जिससे वो अपना लिनिएज दिखा सकें और लेगेसी दिखा सकें। तो कहा जाए कि जो एक बड़ा असम में जो इशू था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी कहा जाए एक सिलसिलेवार तरीके से और उसको मुस्तकिल तौर के ऊपर कोशिश करके सेटल कर दिया। हालांकि अभी भी ये कहा जाता है कि वो सेटल नहीं है, लेकिन हमें उसके बुनियादी सवाल पे जाना चाहिए। बुनियादी सवाल क्या था? बुनियादी सवाल ये था कि यहाँ के ऊपर बहुत से लोग बाहर के हैं। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस शक के दायरे पे यानी हर एक के माथे के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था, वो सबके माथों से हट गया। 95% 96% के तो माथे से हट गया, अब 5-6% के माथे पे रह गया। उसका एक पूरा प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप चलेगी, वो उसके अंदर अपने को साबित करेंगे। तो जो लार्जर इशू था वो इशू आकर के अब रिजॉल्व हो गया, और उसको मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट क्या, वो टोटली रिजॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जो बात थी, अगर आप ये कहिए कि किसी के पास ऐसे बहुत ज़्यादा लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा वाली स्थिति ऐसी कोई अनोखी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं इमर्ज नहीं की। और इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाना भी शायद बहुत समझदारी की बात नहीं, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसीडिंग्स थी, जिसको 4 साल के तकरीबन 5 साल के वक्फे में किया गया है, सबको इन्वॉल्व करके किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आमसू, जमीयत, आसू, तमाम बड़े जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। उसके बाद वो ड्यू प्रोसेस से कंप्लीट हुआ है। तो अल्टीमेटली मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को ऐसे देखिए कि जब आप जहाँ लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो, वहाँ उसके आगे ये फिगर कुछ भी नहीं है। ये एक अहम मैसेज है, जो टोटल मैसेज है वो ये बहुत अहम मैसेज है। अब जो लोग जो 4-5% हैं, वो जिस तरह से आगे चलेंगे, वो क्या होगा, वो इस इशू को रिजॉल्व करे। तो हमारे लिए ये बात समझनी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस तरह के उलझे हुए सवालों को इतने लंबे वक्त के बाद सुलझा लें, तो उसके बाद फिर हम विकास का जो रास्ता है, आगे बढ़ने का, तरक्की का, उसके ऊपर दौड़ के चल सकते हैं। और उसी में असम का भी भला है और पूरे देश का भला है। जैसे कि सर मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि, और आपने भी बताया कि आप असम के लोगों के साथ साथ आपका भी लाइफ का एक पार्ट बन गया है एनआरसी। जो एनआरसी बना, और आपने अभी मुझे बताया कि जो सारे स्टेक होल्डर जो भी है, आंसू है, आमसू है, जमीयत है और एपीडब्ल्यू जो भी है, टाइम पे सभी के जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो सुन के फिर प्रोसेस को
ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरे प्रोसेस में आप तो शामिल ही थे। तो अभी एक सवाल ऐसे हो रहा है कि ये जो एनआरसी है, कुछ लोग मतलब असम के वो लोग भी स्टेक होल्डर में है, जैसे कि आंसू है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो वो लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं कि ये एनआरसी कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम फिर से घुस गया है जिनका नाम घुसना नहीं चाहिए था। तो अभी टाइम टू टाइम हर एक चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करके इस एनआरसी को प्रिपेयर किया है, उन लोगों का भी राय इसमें था। तो अभी फिर से जो सवाल पैदा हो रहा है कि ये एनआरसी फिर से रीवेरिफिकेशन होना है। एपीडब्ल्यू ने पहले 10% 20% का सवाल उठाया था, लेकिन बाद में उन लोगों ने ये कह दिया कि पूरा एनआरसी ही कंप्लीट 100% रीवेरीफाई करना चाहिए। तो आप तो इस पूरे प्रोसेस में शामिल है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये एनआरसी रीवेरिफिकेशन होना है कि ये एनआरसी सही तरीके से हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जो है? तो आपके हिसाब से सर ये क्या लगता है? ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साफ दे चुका है। ये सवाल उठाया गया कि 10% 20% का रैंडम रीवेरिफिकेशन किया जाए। इस सवाल के ऊपर गौर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जवाब मांगे गए, तमाम चीज़ें आई, और उस वक्त जो मैकेनिज़्म, जो एक बड़ा साइंटिफिक तरीके से जिस तरह से ये सेटअप किया गया एनआरसी का की पूरी प्रक्रिया, उसको समझने के बाद, यानी कोई अगर उसको नहीं समझे तो बात दूसरी है, लेकिन उसको आप बहुत गहराई से समझेंगे, और वो बड़ी मुश्किल जटिल प्रक्रिया थी, उसको जब आप समझेंगे तो ये जवाब भी मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा। और जो अल्टीमेटली कोर्ट ने भी दिया, स्टेट कोऑर्डिनेटर की उसमें रिपोर्ट मांगी गई, उसके अंदर सील कवर में भी बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दाखिल हुए जो ओपनली भी हुए, उन सब में बात ये आई कि एक तरह का ये प्रक्रिया इस तरह की थी जिसमें रीवेरिफिकेशन होता जाता था फैमिली ट्री के ज़रिए से, लीगेसी डॉक्यूमेंट, वो सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया था कि वो उसको चेक करता था। कहीं क्या ऐसा कहीं कोई चीज़ है जो 100% एररलेस हो? 100% एररलेस तो नहीं हो सकती। उसके अंदर अगर मिनिस्क्यूल एरर हैं तो वो मिनिस्क्यूल एरर की भी प्रक्रिया प्रोवाइडेड है। मगर जो लार्जर क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है ट्रस्ट का, क्रेडिबिलिटी का। क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रक्रिया है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है? कौन कह सकता है उसके ऊपर? और इतने लंबे वक्त तक पूरी जनता के सामने कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चली हैं, सबको कहने का मौका मिला है, उस प्रक्रिया पे सबको ट्रस्ट है, उसमें सबको भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रखना चाहिए। वो हो जाए, अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊं तब तो मैं एग्ज़ाम को कहूँगा ठीक है, अगर मैं फेल हो जाऊं तो मैं कहूँ एग्ज़ाम की प्रक्रिया गलत है। तो ये वो स्थिति नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी, एनीबडी शुड नॉट बी अ लूज़र और बैड लूज़र इन दिस। नोबडी इज़ अ लूज़र, एवरीबडी इज़ अ विनर। एक बात वो जो कही जा रही है कि वेरिफिकेशन, आप बिल्कुल सही है, वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसकी प्रक्रिया क्या उन्होंने जब इतनी प्रोसेस शुरू हो रही थी तब क्या उन्होंने वेरिफिकेशन का इशू नहीं सोचा था? पहले दिन से सोचा गया था और उसको इनबिल्ट किया गया था। उसके साथ वेरिफिकेशन के साथ हुए, उसके अंदर एरर्स जो भी मिनिस्क्यूल आए, आप 3 करोड़ 30 लाख लोगों के बीच में एनआरसी हो रही है, मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कितने हज़ारों, उसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे। आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर भी इतनी बड़ी एक प्रक्रिया होती है, मगर ये उन सबसे बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें एवरीबडी इन द स्टेट हैज़ टू पार्टिसिपेट इट। उस सब लोग पार्टिसिपेट किया है, तो जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट किया है तो ये हमें नहीं करना चाहिए, और उसको जो उसके नतीजा है उसको तो अच्छे से मानना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का इस पे ट्रस्ट है और उसमें हमें ट्रस्ट अपना रखना चाहिए, और वो फैसला किसी के भी फेवर या अगेंस्ट में नहीं देखना चाहिए। वो सबके फेवर में। पहले दिन से आंसू और जमिया तो सबकी तरफ से इंस्ट्रक्शन क्लियर था, हम किसी भी इलीगल माइग्रेंट के फेवर में ना पैरवी करते हैं ना वकालत करते हैं।
हम किसी भी इलीगल माइग्रेंट की कोई सिफारिश पैरवी उसका कुछ नहीं चाहते। उसके लिए जो हम तो सिर्फ जो लीगल जो वैलिड जो इनहेबिटेंट्स हैं उनकी पैरवी करते हैं कि उनको मान लिया जाए और उनके ऊपर से किसी तरह का प्रश्न चिन्ह जो है वो हट जाए, इसकी कोशिश थी। तो इस कोशिश में जो लोग जो अल्टीमेटली रह भी जाएंगे मान लीजिए, तो क्या उसके लिए कोई भी हमारे क्लाइंट्स या हम लोग कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं कि उसके लिए जो भी होगी एक गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी होगी वो करेगी, लेकिन हमारी पैरवी सिर्फ वैलिड इंडियन सिटीजन्स के लिए है, दैट्स ऑल। अभी सर और एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसे आ रहा है कि जैसे कि हमें सबको पता है कि 1971 बेस ईयर मान के एनआरसी का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा एक्सरसाइज है, ये किया गया है। लेकिन अभी जो सवाल आ रहा है, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी वो एक केस है 562 वाला जो केस अभी चल रहा है कि जो बेस ईयर है वो 71 हटा के 51 करना है। तो इसको लेकर भी जैसे कि असम में बहुत बातें होते हैं, इसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स भी होते हैं, जो पॉलिटिशियन है वो भी बात करते हैं, जो अलग अलग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो सर अभी जैसे कि एक 10 साल का एक प्रोसेस है, 10 साल का ये प्रोसेस जाके अभी फिर एनआरसी का एक रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर से वो बेस ईयर को लेकर, और अगर सर सीधा सीधा हम ऐसे माने कि अगर जो बेस ईयर है अगर वो 71 हट गया तो 51 हो गया, या इसमें क्या हो सकता है? नहीं, देखिए ये जो सवाल 2014 में रखे गए थे और अब जस्टिस ललित ने और उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप हुई थी और वो फिर उसके मेंबर सब्सिक्वेंटली रिटायर हो गए, फिर जस्टिस ललित ने उसको फिर सेटअप कर दिया। और अब हम लोग को ये उम्मीद है कि ये सवाल कि क्या 71 हो, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था, या 51 हो, ये एक बुनियादी सवाल कोर्ट के सामने है और बिल्कुल आखिरी मरहले में है और वो सेटल हो जाएगा बहुत ही जल्दी। और हम सब लोगों को उस पर पूरा भरोसा और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सवाल का भी जवाब सुप्रीम कोर्ट जो कानून की रोशनी में और लोगों को और सारी चीज़ों को देख करके फ़ैसला आएगा। और इसमें तो अभी तक जो पोजीशन है वो आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट ऑफ असम भी उसको प्राइमरीली डिफेंड कर रहे हैं। वो सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंस में वही है, क्योंकि एक लेजिस्लेशन है, उस लेजिस्लेशन को, और वो लेजिस्लेशन एक बहुत अनोखा लेजिस्लेशन है। वो लेजिस्लेशन असम में एक पूरा एक संघर्ष के बाद इस बात पे सेटल हुआ असम अकॉर्ड में 1985 में। 1985 में ये बात तय हुई कि 71 का कट ऑफ रखा जाएगा। उसके बाद उसको पूरे असम के जनमानस ने उसको माना, उसको अडॉप्ट किया और उसको अडॉप्ट करने के बाद उससे बिल्कुल पूर्ण रूप से शांति वहाँ के ऊपर वजूद में आई। और वो प्रक्रिया जो है वो एनआरसी में कल्मिनेट हुई कि उसका एक हिस्सा था असम अकॉर्ड का, वो भी पूरी हो गई। तो अब हम लोग को सबको ये उम्मीद है और हमारी बहस भी इस बात पे है कि वो कट ऑफ असम के लिए उसके जो इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ के लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम 71 कट ऑफ को रखेंगे। इसको लोगों ने भी माना और वहाँ की जो रिफ्लेक्शन थी स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों की विल की, उन्होंने भी सब ने उसको फैसिलिटेट किया और उसको कंप्लीट किया और वो सेक्शन 6 से लेजिस्लेट हुआ। और अब कोर्ट के सामने जो स्थिति होगी वो एक बहुत ही थोड़े से लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि नहीं कट ऑफ से 51 कर लीजिए, 71 नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर सब लोग 71 के फेवर में हैं और उसकी एक पूरी हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि है उसकी। और उस हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि को जब कोई गहराई से समझेगा, देखेगा और उसको कानूनी नुक्ते नज़र में जब रखेगा और उस कसौटी के ऊपर कानून की कसा जाएगा संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो मुझे लगता है कि 71 कम्प्लीटली वैलिड पाया जाएगा।
तो सर इसमें ये भी सवाल होता है कि जैसे कि ये बात लेकर कट ऑफ को लेकर जैसे कि बहस हो रहा है, तो अगर हम इसमें आए कि सिटीजनशिप एक्ट के क्लोज 3 के मुताबिक अगर हम ये भी कह सकते हैं कि कट ऑफ 1987 भी हो सकता है। देखिए, ये एक जो उनके बच्चे हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, शेड्यूल्ड एरिया, नॉन शेड्यूल्ड एरियाज़ भी हैं, और उसके अंदर सेक्शन 3 में 87 का भी प्रावधान है। वो तमाम चीज़ें सब सामने हैं अभी भी कोर्ट के, और उसके ऊपर सब लोग अपने अपने आर्गुमेंट्स रखेंगे। और ये भी बात कही गई कि जब पूरे देश में जब 87 तक के लिए प्रावधान है, तो ये इसको किसी दूसरे नज़र से कहीं और कैसे देखा जा सकता है। लेकिन वो सब चीज़ें अभी आर्गुमेंट्स का पार्ट हैं, जिसको अभी बहुत इस स्टेज के ऊपर कहना या वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल हियरिंग्स अभी आने वाली हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो वो न्याय संगत होगा और जो कानून की रोशनी के हिसाब से होगा, जैसा कि और जिस तरह से चीज़ें हैं, उसको सब चीज़ों को टोटल पूरी पिक्चर को देख करके ही कोई चीज़ फाइनली डिसाइड होगी। सर अंत में एक सवाल से ये प्रोग्राम में ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे कि एनआरसी का जो कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ से अभी तक 19 लाख लोगों का नाम बाहर है, तो लोग बहुत ही परेशान है, और हमें भी पता है, आपको भी पता है, और पूरे इंडिया को भी पता है कि ये एनआरसी का जो मामला है, इसको लेकर बहुत सारे लोग सुसाइड भी किए हुए हैं असम में, कि वो डर के मारे कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, इनको डिटेन किया जाएगा। और अच्छा भी हुआ कि जब ये फैमिली ट्री मैच करने के टाइम पे बहुत सारे लोगों का फैमिली भी जुड़ भी गया है, ये एक अच्छा बात भी है। तो अभी जो जितने भी लोग बाहर हैं एनआरसी से, तो इसमें ये सवाल हो रहा है कि बहुत लोगों के मन में डर है कि वो उनका आधार कार्ड नहीं बन रहा है, आधार कार्ड को अभी राशन कार्ड से लिंक करने के लिए बताया जा रहा है, तो ये भी प्रोसेस वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग उनको वोटर आईडी से आधार कार्ड को लिंक करना है, पैन कार्ड के साथ लिंक करना है, मतलब जो भी प्रोसेस है। लेकिन पहले होम मिनिस्ट्री से ये बताया गया था कि कोई भी राइट्स इनका कोई रद्द नहीं होगा, पूरे राइट इनको मिलता रहेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम फील्ड में देखें तो ये बहुत सारे जो राइट्स है, ये इनको सुविधाएं जो है मिल नहीं रहा है। असम में बहुत सारे जगह में ऐसे भी होता है कि जो अगर वो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ पर भी एनआरसी का प्रोसेस जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो क्योंकि आपसे मेरा ये सवाल है, और आप की तरफ से मैं पूरे असम के लिए एक मैसेज में आपसे मांगूंगा कि जो लोग बाहर है उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि आप लोग चिंतित, वो लोग बहुत चिंता में है, बहुत उनका तकलीफ़ भी है, इनका बहुत सारे प्रोसेस में उनका डिस्टर्बेंस होता है। तो आपकी तरफ से उन सारे तमाम लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा सर? देखिए, अभी एनआरसी की जो बेंच है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, वो कोविड की स्थिति रही, और उसके बाद अब नॉर्मलसी हैज़ रिटर्न्ड, और अभी एनआरसी की बेंच में काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो आएंगी। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग को या और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी नोज़ दैट एंड एवरीबडी इज़ कॉन्शियस ऑफ दैट, एंड और जब उसका प्रॉपर वक्त आएगा, वो चीज़ें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और उनका रिजोल्यूशन होगा। और बस ये है कि एक वो प्रोसेस जो कि कोविड की वजह से भी और दूसरी वजह से भी थोड़ी सी स्लो हो गई, और अब चूँकि देखिए जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल इशू था वो भी फाइनल स्टेज के ऊपर आ गया, और ये भी हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए फाइनल स्टेज के ऊपर आ जाएगा। जो लोग ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा उन लोगों के लिए कि जो लोग पहला हर्डल क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास गवर्नमेंट ने उस वक्त भी, आप ध्यान हो तो एडवर्टीज़मेंट निकाले थे कि भाई आपको एक पूरा मौका है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है that is being taken away from you as such till your final appeals have been disposed। जब तक आपकी फाइनल अपील्स नहीं हो खारिज हो जाती हैं, आप वो भी उसने पूरा सब बताया उन्होंने कि आप इसको इस स्टेजेस में ले जाएंगे और आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक का जाने का ऑप्शन है, और उसमें जो भी मदद होगी वो लोग भी, वहाँ भी बहुत से लोग हैं हर जगह जो स्टेक होल्डर्स हैं या लोग मदद करते हैं, जो मदद करेंगे ऐसे लोगों की, तो उन्हें बिल्कुल भी क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये बात कह रही थी जब उसने वो निकाला था, और हम लोग भी ये बात कहते हैं
कि उसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं खोएं और कानून की चार दीवारी में उस पर विश्वास रखें और उसमें अपनी अगले राउंड के लिए अच्छी कानूनी तैयारी करें और जो कमियां हैं उनको देखें कि वो कैसे उसको वो कर सकते हैं और उसके बाद अच्छी से अच्छी कानूनी सलाह लेकर के आगे बढ़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको भी सबको अपने लिए कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन उन सब इश्यूज़ का होगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ये बहुत ही बुनियादी सवाल हैं। बुनियादी सवाल क्या है? शिनाख्त का, सिटीज़नशिप का। अच्छा, हम सिटीज़न होने के बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा वो है, वो जो हमें जिस विकास, जिस डेवलपमेंट, जिस दुनिया, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, वी हैव टू मूव अहेड। हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें हाथ में हाथ एक दूसरे से मिलाना होगा, जुड़ के चलना होगा। हम तभी देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन हमारे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इलाके के लिए, वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी कंट्रीब्यूशन आपका कंट्री के लिए क्या है? जितनी तो हम उन सब इश्यूज़ में जिसमें आदमी उलझ के जो उसको बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है उससे डिविएट हो, उससे हमें बचना है। और आज आप देखिए जिस तरह की दुनिया है, वीज़ा जो सिस्टम्स हैं, जो लोगों का मूवमेंट है, ये पूरी दुनिया एक गांव के तौर के ऊपर हो गई है। वो ग्लोबल विलेज पिछले 20 साल से लोग कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज है। हम अभी तक उन चीज़ों को, जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोकें, हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा। जो चीज़ें हो सकता है सही होती हों या वो मान्यताएं जो 100 साल पहले या 200 साल पहले सही होती हों, क्या वो आज उनको वैसे ही अगर ट्रीट करें तो क्या हम विकास की जो लाइन है दुनिया में बड़े मुल्कों की, क्या उसमें हम अपने देश को उसमें आगे ला पाएंगे या आगे नहीं ला पाएंगे? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। अपने जो हमें लीड कर रहे हैं नेता, उनसे भी पूछना चाहिए कि इससे वो कैसे कंट्रीब्यूशन होगा, जैसा कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर नागरिक का देश के लिए। इस बात को ध्यान रखें हम सब लोग, और इस बात को जब हम ध्यान रखेंगे तब हम सच मानों में अपने सिटीज़न होने का हक अदा कर पाएंगे, क्योंकि हम सब पे हक है कि हम अपनी ज़मीन के, अपने पूरे देश के लिए, वो देश टुकड़ों में नहीं है, वो पूरा एक देश है। वो असम का भी है, वो यूपी का भी है, वो केरला का भी है, वो कश्मीर का भी है, वो सभी का है, वो सभी कम्युनिटीज़ का है, वो मज़दूर का भी है और मालिक का भी है। इस बात को हमें समझना होगा, और जो लोग इस बात को नहीं समझना चाहते हैं उनसे दूर रहना होगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स जो डेवलपमेंट को, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को, सोसाइटी का डेवलपमेंट को एंड अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट को प्रोपेल ना कर सके, बढ़ा ना सके, शुड बी अवॉइडेड, शुड बी। और सब लोग समझते हैं, जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सूझबूझ के साथ आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो कंट्रीब्यूशन आई थिंक असम का होगा, वो आई थिंक कंट्री में शायद सबसे ज़्यादा हो। परहैप्स इट माइट बिकम द कंट्रीज नंबर 1 स्टेट इन इट्स आउटपुट एंड डेवलपमेंट। थैंक यू सर, आपने बहुत टाइम दिया, आपने बहुत बिजी शेड्यूल में टाइम देके हमें एनआरसी का जो भी प्रोसेस है पूरे डिटेल में आपने बताया, क्योंकि आप बहुत पहले से ही, मतलब शुरुआती टाइम से आप इसके साथ जुड़े रहे। तो फिर से आपको हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और पूरी असम के तरफ से हम सभी से अपील भी करेंगे कि सब लोग आपके लिए दुआ करें कि आप ये पूरा प्रोसेस, असम के लिए जो एक लंबा प्रोसेस जो हर एक नागरिक के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको भी सॉल्व करने के दिशा में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपने आप लड़ते रहे, और आप खुद
आपने भी बताया कि आपका लाइफ का भी एक पार्ट बन गया है, इसीलिए असम की तरफ से भी हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बाकी का जो प्रोसेस है हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको भी सॉल्व करने में आपका कंट्रीब्यूशन जरूर देंगे। थैंक यू सर। এয়া আছিলে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড ফুজাইল আহমেদ আয়ুবী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ পৰা NRC প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা ধৰণে আৰম্ভ হৈ আজিৰ পৰ্যায়লৈকে পালে বা কেনেকুৱা ধৰণে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি গৈছিলে বা অনাগত দিনত যিসকল ব্যক্তিৰ নাম NRCৰ পৰা বাদ পৰি আছে তেওঁলোকৰ যি চিন্তা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াত গৈ পেলাই তেওঁলোকে বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আয়ুবী চাহাবে কথাটো কৈছে যে আমি সকলোৱে ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি নিজৰ আস্থা ৰখা দৰকাৰ আৰু ন্যায়ালয়ে নিশ্চয় যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে বা সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো নিশ্চয় সকলোৱে এদিনাখন ন্যায় লাভ কৰিব। সকলোৱে নিশ্চয় যদি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো NRC প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সকলোৰে নাম নিশ্চয় অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে অনাগত দিনত NRCৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো নিশ্চয় আগবাঢ়িব, ত্বৰান্বিত হ'ব আৰু সকলোৱে যি ধৰণৰ অসুবিধাত সন্মুখীন হৈ আছে সেই অসুবিধাসমূহ আঁতৰি পেলাই অসমখন যি এক পূৰ্বৰ পৰা এক বিতৰ্কত আছিলে যে বিদেশী নাগৰিকত্বৰ যি সমস্যা সেয়া সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। সংবাদ প্ৰহৰী চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।